नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना देगर। सुप्रभात शहला, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और नया सवेरा में जिन प्रमुख खबरों पर आज अगले 1 घंटे में हमारी नजर रहने वाली है वो है आरबीआई का आज 90वां स्थापना दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे, जहां आरबीआई एक्ट 90 समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होने जा रही है। ईडी इसमें जो है और रिमांड लेने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ खबरें होंगी 24 की चुनौती से जुड़ी हुई भी, जहां बीजेपी आज घोषणा पत्र समिति की जो बैठक है उस कोर कमेटी में आज जो बैठक है वो होने वाली है भाजपा की आज। साथ ही साथ नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है, तो दर्शकों के लिए ये भी जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ नियम बदलने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। जी हाँ, बात करेंगे जलपाईगुड़ी की भी, जहां भारी बारिश और तूफान के कारण कई लोगों की मौत हो गई है, जान माल का खतरा भी वहां मंडरा रहा है, बात होगी उसकी भी। और साथ ही साथ खबरें होंगी खेल, कारोबार, मनोरंजन से जुड़ी हुई भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक के 90वें स्थापना दिवस पर आज मुंबई में विशेष समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरबीआई एक्ट 90 के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। जलपाईगुड़ी में तूफान से अब तक 5 लोगों की मौत, कई घायल। नुकसान का जायजा लेने आज राज्यपाल करेंगे क्षेत्र का दौरा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ितों से मिलकर मदद का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी अधिकारियों को पीड़ितों की मदद के निर्देश। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी ईडी। शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए फिर मांगी जा सकती है रिमांड। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज। वहीं जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा कोर कमेटी के साथ करेंगे चुनावी चर्चा। कांग्रेस आज जारी कर सकती है बिहार और ओडिशा के लोकसभा प्रत्याशियों के नाम। पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में कल हुआ सूची पर मंथन। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। चौबीस की चुनौती को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान। मिजोरम में सत्तारूढ़ दल जोराम पीपल्स मूवमेंट शुरू करेंगी चुनाव प्रचार अभियान, तो तमिलनाडु में डीएमके समेत तमाम दलों ने भी झोंकी ताकत। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई नए नियम आज से होंगे लागू। इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड से लेकर पेंशन स्कीम के नियमों में आएगा बदलाव। और खेल की खबरों में, इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। तो चलिए नया सवेरा अभी सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम आरबीआई एक्ट 90 को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव कराड़ और पंकज चौधरी भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आज अपने 91वें वर्ष में आरबीआई प्रवेश कर गया है। इस अवसर पर रिजर्व बैंक एक स्मारक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में 90 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे। इस मौके पर जारी किए जाने वाले सिक्के को कोलकाता टकसाल में बनाया गया है।
इस 90 रुपए के सिक्के का वजन 40 ग्राम होगा। इससे पहले भी 1985 में रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती पर और साल 2010 में रिजर्व बैंक की प्लैटिनम जुबली पर स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं। इस 90 रुपए के सिक्के के अनावरण होने के बाद इस सिक्के को अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर बिक्री किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर आगामी वित्त वर्ष में देश विदेश में उपभोक्ता शिक्षा, वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता सुरक्षा आदि विषयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कीनोट एड्रेस दे रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक स्पेशल एड्रेस दे रहे हैं और बहुत सारे डिग्निटरीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो मुंबई में हो रहा है और ये जो 98th ईयर है यानी कि 2000 फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2024-25 इसमें हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसमें कि मेन है 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अरेंज कर रहे हैं। देश भर बहुत जगह में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस सब चीज़ों में बहुत हम कैंपेन वगैरह करेंगे। स्टेट हेडक्वार्टर्स और छोटे छोटे टाउन्स में भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। और अब खबर पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले की, जहां भारी बारिश और तूफान का कहर देखने को मिला है। इसके असर से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। तेज हवा के कारण जिले के कई हिस्सों और आसपास के इलाकों में कई पेड़ गिर गए हैं और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौसमी तूफान के साथ यहां ओलावृष्टि हुई है, जिससे कई हिस्सों में पेड़ उखड़ गए हैं और घरों को नुकसान पहुंचा है। नागरिक प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन के कर्मियों को राहत कार्य के लिए तैनात किया गया है। त्वरित प्रतिक्रिया टीमों QRT को राहत कार्यों में लगाया गया है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। राज्यपाल CV आनंद बोस आज इलाके का दौरा करेंगे। कल ही उन्होंने यहां के हालात पर चिंता जताई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाकर चक्रवात से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में आए तूफान के कारण हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है और अधिकारियों से प्रभावित लोगों को उपयुक्त सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया X के पोस्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं, अपने प्रियजनों के खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। अधिकारियों से बात की और उन्हें भारी बारिश से प्रभावित लोगों को उपयुक्त सहायता सुनिश्चित करने को कहा। मैं बंगाल में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से प्रभावितों की मदद करने की अपील करता हूं। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में आए तूफान के कारण हुए नुकसान को लेकर X पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी क्षेत्र में विनाशकारी तूफान के कारण जान माल की हानि के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है। मैं पश्चिम बंगाल भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि प्रभावित लोगों को व्यापक सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से संलग्न हो। कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता हर जरूरतमंद तक पहुंचे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी। ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की हिरासत की अवधि को बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे पहले पिछली सुनवाई गुरुवार को हुई थी, जब केजरीवाल की रिमांड पूरी हो गई थी। ईडी की टीम ने केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां पर सुनवाई के बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया था। अभी तक ईडी को केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मिल चुकी है। तो केजरीवाल की आज पेशी है आबकारी नीति घोटाले में और 10 दिन पहले उनकी रिमांड
बढ़ा दी गई थी और आज उनकी रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास सारथी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि जब अरविंद केजरीवाल की आज अदालत में पेशी होगी तो प्रवर्तन निदेशालय से किस तरीके के का आह्वान किया जाएगा, क्योंकि वो चाहेगी कि जो उनकी रिहाई ना हो पाए और उनकी अवधि और बढ़ाई जाए जेल की, क्योंकि पूछताछ अभी भी लगातार चल रही है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जब भी प्रवर्तन निदेशालय उनसे घंटों पूछताछ कर रही है तो वो उनकी सहायता या मदद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भावना, यही वजह है कि पिछली बार भी ईडी ने जो अपनी रिमांड एप्लीकेशन दी थी उसमें ये कहा था कि केजरीवाल ने बयान तो दिए हैं लेकिन वो सीधे सीधे बातों का जवाब नहीं दे रहे, और यही वजह थी कि ईडी ने एक बार फिर एक्सटेंशन मांगा था कस्टडी का। आज हालांकि ईडी हिरासत मांगता है या न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कहेगा कोर्ट में, वो सुनवाई शुरू होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि जैसा भी आपने कहा कि लगभग 10 दिन की ईडी की रिमांड जो थी वो हो चुकी है। पिछली बार कोर्ट को यह भी बताया गया था कि केजरीवाल को कुछ लोगों से कन्फ्रंट कराना है, कुछ नई जो समन भेजे गए हैं या जो लोग हिरासत में पहले से हैं उनसे आमना सामना कराना है। अगर वो प्रक्रिया पूरी हो गई होगी तो उम्मीद ये भी है कि आज ईडी ये कहेगा कि अरविंद केजरीवाल की फर्दर कस्टडी उसको नहीं चाहिए, लेकिन सीबीआई इस भी पहले से तैयार बैठी है कि जैसे ही ईडी की कस्टडी पूरी होती है सीबीआई हिरासत में लेकर के पूछताछ करेगी। ये स्थिति पहले से ही बहुत स्पष्ट है। तो अभी यहाँ पर 3 विकल्प हैं। पहला कि ईडी एक तो दोबारा से रिमांड मांगे कुछ दिन की, और दूसरा ये है कि अगर ईडी ये कहेगी कि उसको पूछताछ की जरूरत नहीं है तो फिर सीबीआई कस्टडी का मामला आएगा या न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कहेंगे अरविंद केजरीवाल के वकील की, उनसे पहले ही काफी पूछताछ हो चुकी है, इसीलिए सीबीआई की हिरासत का विरोध करेंगे। क्या होगा स्थिति बाद में स्पष्ट होगी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट को यह बताया गया था कि अभी भी कुछ लोगों को समन्स भेजे गए हैं, कुछ अभी भी लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, इसी वजह से इसको आगे विस्तार किया जाए इस कस्टडी का। दूसरा यहाँ पर भावना, क्योंकि जो उनको समन भेजे गए थे, जो 9 समन भेजे गए थे, तब भी आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल एक बार राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे उन समन की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए। उस पर भी सुनवाई होगी आज ईडी माफ कीजिएगा पीएमएलए कोर्ट में। समन की क्या वैधानिकता है उसको लेकर के भी जो विशेष कोर्ट है उसमें सुनवाई होगी। जहां तक रिमांड की बात है तो अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आगे और रिमांड एप्लीकेशन लगाई जाएगी या ईडी कहेगी कि फिलहाल के लिए उसकी पूछताछ पूरी हो चुकी है केजरीवाल से और अब उनको सीबीआई हिरासत में दे दिया जाए। विकास, ये भी सवाल है कि पहले ही कई जो है हमारे ये आम आदमी पार्टी के जो है कई लोग आबकारी घोटाले मामले में पहले से ही जेल में हैं, और अब अगर अरविंद केजरीवाल ज्यादा सहयोग नहीं करते हैं, ज्यादा बातें नहीं खुल के बताते हैं, तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किल और बढ़ेगी, बाकी और लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो जाहिर है हर बार ईडी रिमांड बढ़ाने की बात कहेगी। यही सीबीआई की पूछताछ में होगा। अगर वो अपने सवाल जवाब से संतुष्ट नहीं है तो रिमांड एप्लीकेशन देगी एजेंसी कि हमें और हिरासत में पूछताछ करनी है, क्योंकि वो सही बातें नहीं बता रहे हैं। पिछली बार कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं ईडी ने, ये कोर्ट को बताया था कि कुछ बयान दर्ज जरूर किए गए हैं लेकिन उनका रवैया सहयोग वाला नहीं है, ये भी अदालत को बताया गया। अब इसके बाद अगर और वो कुछ बातों को जैसा आपने कहा कि वो खुलकर नहीं साझा करते एजेंसी के साथ, इसीलिए कन्फ्रंट कराया जाता है कि एक जो आरोपी है उसका बयान ये है और आप कुछ और कह रहे हैं। आमने सामने बैठा करके दो पूछताछ करने का उद्देश्य ही यही होता है कि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं दो लोगों के बयानों में उसको लेकर के एजेंसी की स्थिति स्पष्ट होगी, कौन आखिर मिसलीड कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। यही वजह है कि जैसा हमने देखा कि अभी कुछ और लोगों को भी समन भेजे गए हैं, खासतौर से गोवा के जो अधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के, जो भी वहां के प्रभारी वगैरह थे, उनको अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने उनको पूछताछ के लिए समन किए थे। मुमकिन है उन लोगों से भी आमना सामना कराने की बात ईडी कह रही थी। पंजाब तक भी इसका दायरा पहुंचा है, तो क्या स्थिति होगी वो जैसे ही सुनवाई शुरू होगी, रिमांड एप्लीकेशन अगर लगती है तो उससे बात पता चलेगी कि अब तक क्या क्या बताया है, क्योंकि बहुत विवरण तो नहीं देता है ईडी, लेकिन कुछ प्रारंभिक जानकारी कोर्ट को भी बताई जाती है कि इतने दिन की रिमांड में आखिर हासिल क्या किया है जांच एजेंसी। जी विकास, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जाल बड़ा है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ईडी आगे रिमांड के लिए
अर्जी लगा सकता है, और अगर रिमांड बढ़ती है तो कन्फ्रंट कराने की आपने जो बात कही है उसमें के कविता के साथ कन्फ्रंट कराने की बात चल रही थी, क्योंकि के कविता की जब गिरफ्तारी हुई उसी के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी अगर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में हिरासत में लेने की से पहले की देखें तो के कविता की थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया लगभग पिछले काफी समय से, काफी महीनों से, लगभग 1 साल से जेल में है। लेकिन जब भी ईडी ने समन भेजे अरविंद केजरीवाल को तो ये कहा कि आप जांच में सहयोग करें, पूछताछ में आकर के हिस्सा लें, लेकिन कभी आरोपी या गवाह ये स्थिति स्पष्ट नहीं रखी उन समन्स में, और यही वजह थी अरविंद केजरीवाल उनको चुनौती दे रहे थे। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही के कविता को गिरफ्तार किया ईडी ने, उसके बाद जो पहला समन आया उसमें स्थिति स्पष्ट हुई कि आरोपी के तौर पर ईडी उनको बुला रही है, और उसी दिन, जिस दिन वो 10वां समन लेकर के गए थे आरोपी के तौर पर ईडी, उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो लगता यह है कि के कविता एक बड़ी लीड थी ईडी के लिए, उनसे जो भी हासिल हुआ, चाहे बयान हो चाहे दस्तावेज हो, उससे उनका जो भी एक शक था अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर के वो बहुत स्पष्ट हो गया, और पहली बार हमने कोर्ट में देखा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता कहा। तो बिल्कुल मुख्य साजिशकर्ता मान रही है ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और आज फिर रिमांड बढ़ाने को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट में जो है आज पेशी होनी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और रिमांड बढ़ने की भी बात हो सकती है। आगे आपसे और संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। विकास, फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो नया सवेरा में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। आप लगातार जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बात करते हैं ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया था। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना की इजाजत देने वाले वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा था। तो ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, और इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी कि वहां पूजा अर्चना हो सकती है, जिस पर आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि हम लगातार देख रहे हैं कि एएसआई का सर्वे हुआ ज्ञानवापी परिसर में, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके की अपना फैसला सुनाया, और आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की है। क्या कुछ हो सकता है आज? जी भावना, आप याद करें कि एक वहां पर व्यास तहखाना जिसको बोलते हैं, वहां पर पूजा की अनुमति दे दी थी कोर्ट ने। इसके बाद ही मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और ये कहा था कि जब मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो पहले जिला अदालत इस तरह के आदेश क्यों जारी कर रहा है जिससे यथास्थिति पर कोई भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर दो बातें थी। एक तो मुस्लिम पक्ष जो जितनी याचिकाएं लंबित थी वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अलग अलग याचिकाएं अलग अलग कोर्ट्स में थी, उनको समेकित कर उनको एक जगह पे सुनवाई के लिए जो आदेश था उसको चुनौती दी गई थी। और इस बीच में जो व्यास तहखाने में जो पूजा अर्चना की अनुमति दी गई
उस आदेश को भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी जब मुख्य मामला सुना जाएगा तभी इस एप्लीकेशन पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी कोई फौरी राहत, कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था मुस्लिम पक्षकारों को। तो वही स्थिति बरकरार है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को उठाया जाएगा कि यही बात रखी जाएगी कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है तो इस बीच में ऐसे आदेश क्यों जारी किए जा रहे हैं निचली अदालत के द्वारा, क्योंकि उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी किसी भी आदेश में अभी तक निचली अदालत का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। इन्हीं सब दलीलों के साथ आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। क्या राहत मिलती है, क्या सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम आदेश देता है, क्योंकि पिछली सुनवाइयों पर कोर्ट ने कहा कि मुख्य मामला जो है उसकी प्रेयर्स अलग है, इस बीच में जो ये आदेश जारी किए गए चाहे वो सभी सुनवाइयों को क्लब करके एक ही कोर्ट में सुनवाई की बात हो या व्यास तय खाना खोल करके पूजा अर्चना की बात हो, उसका मुख्य मामले से कोई लेना देना नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। ये प्राइमा फेसी ये ऑब्जर्वेशन रहा था। हालांकि नोटिस जरूर जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर भी, तो उस नोटिस के जवाब में जो भी हिंदू पक्ष ने जो भी बातें रखी हैं उन दोनों पर आज सुनवाई करेगा। विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे एक पॉइंट कि अगर याचिका लंबित है तो क्या इस तरह के आदेश जारी नहीं हो सकते हैं? देखिए, यही विवाद की बात है। जो मुस्लिम पक्ष का कहना है वो यही कहना है कि जब जमीन के दावे को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं कर देता, जब तक बड़ी अदालत से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, इस तरह के ऑर्डर्स पास नहीं होने चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई बहुत बड़ा इससे ऐसा स्टेटस को में बदलाव नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये, कोर्ट को ये भी, जो हाईकोर्ट खासतौर से अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने कहा कि इसको लेकर कोई कोर्ट का आदेश नहीं था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से वहां चल रही पूजा अर्चना को दशकों पहले बंद कर दिया गया था। तो कोई बदलाव ऐसा नहीं हुआ है कि किसी कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। एक प्रशासनिक आदेश जिसकी वैधानिकता को लेकर के भी संदेह है, लिखित में नहीं था, वो ओरल ऑर्डर्स पे जो वो पूरी पद्धति जो चलती थी उसको बंद कर दिया गया था। तो यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी तरह की अंतरिम रोक लगाने से उस वक्त इनकार कर दिया, हालांकि नोटिस जारी कर जवाब जरूर मांगा। और जाहिर है यही बात सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और हिंदू पक्षकारों की ओर से आज रखी जाएगी कि एक मौखिक आदेश पर पूजा जो वहां चलती थी उसको बंद कर दिया गया था, इसीलिए इसमें कोई वैधानिक दिक्कत नहीं है। विकास, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपसे अपडेट लेके मध्य प्रदेश की धार बोधशाला से भी जुड़ी हुई, लेकिन पहले दर्शकों को बताते हैं इससे जुड़ा ताजा अपडेट। मध्य प्रदेश के धार में बोधशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने यह याचिका दाखिल कर सर्वे से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की है। हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे करके 6 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। एएसआई ने 22 मार्च से सर्वे शुरू कर दिया है। तो एएसआई सर्वेक्षण से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग है। भोजशाला मामले पर यह सुनवाई होनी है आज। विकास सारथी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल वही परिस्थिति है लगभग जो ज्ञानवापी में हमने देखा। आप याद करें, ज्ञानवापी में भी एक एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ये जरूर कहा कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे, लेकिन बाद में आप देखें कि सर्वे की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको अनुमति दे दी गई। लगभग उसी रास्ते पर ये वाला मामला भी जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जरूर जारी किया, लेकिन किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब बहस इसी बात को लेकर के हो सकती है कि एएसआई सर्वे कितना उचित है, अनुचित है, क्या इससे वहां की जो पूरा स्ट्रक्चर है या जो अभी यथास्थिति है उसमें कोई बदलाव होगा। क्योंकि हमने देखा जो ज्ञानवापी के मामले में जब सर्वे का आदेश दिया गया तो यह भी स्पष्ट किया गया कि सर्वे से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो किसी भी तरह से स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करता है, किसी के मालिकाना हक में बदलाव नहीं करता है। तो जो भी रिपोर्ट आएगी वो दोनों पक्षों के साथ साझा होगी, इसीलिए सर्वे पर रोक नहीं लगी थी। लगभग वही स्थिति हम धार में देख रहे हैं। ठीक है विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट के लिए। तो आज ज्ञानवापी परिसर से भी जुड़ी सुनवाई है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की धार बोधशाला से भी जुड़ी अहम सुनवाई आज होगी। देखना होगा कि सुनवाई में आगे किस तरीके से बदलाव आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में कल अचानक आए तूफान और बारिश से काफी तबाही मची। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया।
वहीं 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। मिजोरम के चम्फाई जिले के लुंगटन गांव में एक चर्च की इमारत ढह गई। वहीं आइजोल जिले के सियालसुक में एक और चर्च की इमारत को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कुछ घर भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मणिपुर के थौबल और खोंगजोम इलाके में भी कई पेड़ उखड़ गए और घरों की टीन की छतें उड़ गईं। नया सवेरा में आगे बढ़े। सैन्य कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आज से नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। वर्चुअल मोड में सम्मेलन 28 मार्च से जारी है। आज और कल होने वाली बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के अलावा सेना के सभी वरिष्ठ अफसर उपस्थित होंगे। सेना का शीर्ष नेतृत्व उभरते खतरे के परिदृश्य, ऑपरेशनल चुनौतियों, सुधारों और आधुनिकीकरण की योजनाओं पर विचार विमर्श कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एजेंडे में प्रमुख वस्तुओं में से एक साइबर सुरक्षा, अन्य सेवाओं के साथ एकीकरण और भविष्य की युद्ध प्रौद्योगिकियां होंगी। पूर्व सैनिकों का कल्याण, प्रशासनिक और सुधार भी शामिल होंगे। और आइए अब बात करेंगे 24 की चुनौती की। और आगामी लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनावों को लेकर बनाई गई बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय समिति बनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समिति की संयोजक है, जबकि पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। इस समिति का काम बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वायदों की पहचान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 से अधिक सीटों का जीतने का नारा दिया है और वो जिस तरह गरीब, युवा, महिला और किसान को देश की 4 प्रमुख जातियां बताते हैं, उस लिहाज से देखें तो पार्टी के संकल्प पत्र में इन वर्गों के लिए बड़े वादे किए जा सकते हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज जोधपुर में सुबह लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद वे शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल होंगे। फिर वे जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जोधपुर लोकसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। फिर दोपहर बाद जोधपुर से दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे। कल पहले दिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर में संगठन के नेताओं के साथ बैठकें की और सीकर में रोड शो किया। वहीं अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM आज से लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज करने जा रही है। ये वही पार्टी है जिसमें विधानसभा चुनाव में पिछले साल 27 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत से मिजो नेशनल फ्रंट को सत्ता से बेदखल कर दिया था। पूर्व IPS अधिकारी लाल दुहोमा की पार्टी जोरम पीपल मूवमेंट का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। लोकसभा की एकमात्र सीट के लिए मिजोरम में 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इनमें से किसी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। 5 उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि एक निर्दलीय है। मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट पर पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा। DMK नेता और तमिलनाडु में युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कल पुडुचेरी में कांग्रेस नेता और निवर्तमान सांसद के समर्थन में रोड शो किया। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो DMK के घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने
बिजली विभाग के निजीकरण को वापस लेने, राशन की दुकानों को फिर से खोलने और विरासत ऋण को माफ करने और बंद हो चुके राज्य उद्यमों को पुनर्जीवित करने के आश्वासन को लागू करने, युवाओं को रोजगार प्रदान करने, मुख्यमंत्री व्यापक योजना के समान एक बीमा योजना की पेशकश करने का भी वादा किया। उधर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आज जारी कर सकती है कांग्रेस ओडिशा और बिहार के लिए प्रत्याशियों की सूची। जी हां, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा और बिहार के लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सहित प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों प्रदेशों के प्रभारी भी मौजूद रहे। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। यहां आरजेडी और लेफ्ट के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि बिहार की कुल 40 लोकसभा में से कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर अभी संशय बरकरार है। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव पूर्णिया से बिना टिकट लिए खुद को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, जबकि आरजेडी की ओर से मीमा भारती महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कर्नाटक के नेता सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, अलका लांबा, भूपेश बघेल सहित कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। ये सभी प्रचारक अब यूपी के चुनाव अभियान में दिखाई देंगे। लोकप्रिय ओडिया फिल्म स्टार और पूर्व बीजेटी विधायक आकाश दास नायक ने नवीन पटनायक का साथ छोड़ दिया है। चुनाव से पहले भुवनेश्वर में वो उड़ीसा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए हैं। एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आए आकाश साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर जाजपुर जिले की कोरोई विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन साल 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। खास बात यह है कि बीजेपी ने अभी तक ओडिशा में अपने विधायक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। नायक ने कहा है कि वो ओडिशा के लोगों की सेवा करने के लिए आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि अखबारों में आज कौन सी खबरें मुख्यतः प्रकाशित हुई हैं, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी कृतिका मौजूद हैं। कृतिका, सुप्रभात। क्या है आज अखबारों की मुख्य सुर्खियां? सुप्रभात शैला और भावना। अगर आज की सुर्खियों की बात करें तो कल जो दो खबरें मुख्य तौर पर सभी न्यूज चैनल में हमें नजर आई, सभी ने सुर्खियां भी बटोरी। इन दो खबरों को ही आज सभी अखबारों ने मुख्य पन्नों पर लिया है, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरीके से इंडी गठबंधन की कल एक बड़ी रैली का आयोजन वहां पर किया गया, जहां पर इंडी गठबंधन के जो सभी बड़े नेता है वो एक साथ मंच पर हुंकार भरते हुए नजर आए।
इस दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर कई तरीके के आरोप भी लगाए और जमकर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो इसमें शरद पवार मुख्य तौर पर हमें नजर आए, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, साथ ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हमें मंच पर देखने को मिली थी। तो एक ये खबर थी मुख्य तौर पर जिसे सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के हुंकार भरते हुए कल प्रधानमंत्री नजर आए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये चुनावी हुंकार भरी है। इस दौरान प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों पर भी हमलावर होते हुए नजर आए, विपक्षी गठबंधन पर भी हमलावर होते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारी कितना ही बड़ा हो उस पर एक्शन जरूर होगा। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचारियों की जो संपत्ति है उसे जब्त करके 17,000 करोड़ रुपए वसूले गए हैं और जिसका पैसा गया था उनको लौटा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक और वादा किया कि जिसने देश लूटा है उसे ये पैसा लौटाना होगा। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हमें नजर आए थे और उसी खबर को आज सभी अखबारों ने अपने मुख्य पेज पर जगह दी है। इसके साथ ही कल एक ऐतिहासिक पल भी रहा। कल श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को कल भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और खास बात यह रही है इसमें कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आडवाणी जी के आवास पर गई थी और उनके आवास पर जाकर के उन्हें ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस दौरान उनके आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए थे। आपको याद होगा कि बीती शनिवार को 4 और लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी को बीते कल उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया गया है। तो इस खबर को भी सभी अखबारों ने मुख्य पेज पर जगह दी है। इसके साथ ही कल एक और नया जो मामला है वो मुद्दा गर्माता हो नजर आया, जो मामला है कच्चा थीवू से जुड़ा हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्व की जो सरकार है कांग्रेस पर, उस पर जमकर फरसते हुए नजर आए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने संवेदनहीन ढंग से श्रीलंका को जो कच्चा थीवू द्वीप है वो सौंप दिया था। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 1975 तक ये द्वीप जो है वो भारत के पास था, लेकिन एक संधि की गई श्रीलंका के साथ में और इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आए हैं। दरअसल इसको लेकर एक आरटीआई दाखिल की गई थी कि अन्नामलाई की तरफ से, उस पर जवाब आया और जवाब के बाद में ये खबर भी सुर्खियां बनती हुई कल नजर आई, जिसे आज सभी अखबारों ने अपने पन्नों पे, अपने पेजों पर जगह दी है। और इसी खबर को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और चुनाव के कारण इस मुद्दे को जबरदस्ती उठाया गया है, क्योंकि पिछले 10 सालों से इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को उठाया गया है। तो ये जवाब दिया गया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। और जाते जाते एक खबर पर और नजर डाल लेते हैं, जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी। दरअसल पाकिस्तान में आर्थिक संकट इन दिनों इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्हें लगातार अपने जो खर्चे हैं उनमें कटौती करनी पड़ रही है। और अब नई कटौती ये हुई है कि वहां पर जो सरकारी अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्हें अब रेड कारपेट का जो फायदा है, जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो मजा है, जो आनंद है, वो अब उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। रेड कारपेट के इस्तेमाल पर अब रोक लगा दी गई है। हालांकि जो विदेश से जो राजनयिक वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए ये रेड कारपेट जरूर होगा, लेकिन जो पाकिस्तान के अधिकारी हैं या वहां के नेता हैं उनके लिए इस रेड कारपेट के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री शरीफ और उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन्होंने स्वेच्छा से ही वेतन और भत्ते नहीं लेने का फैसला किया था, जिससे कि जो आर्थिक संकट इन दोनों पाकिस्तान पर है उससे निपटा जा सके। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वाकई सिर्फ रेड कारपेट के इस्तेमाल ना करने से आर्थिक संकट से पाकिस्तान उभर पाएगा। तो ये तमाम वो खबरें थी जिन्हें आज सभी अखबारों ने मुख्य तौर पर अपने पन्नों में जगह दी, अपने पेजों पर जगह दी है। तो देश विदेश की तमाम खबरें जो कि प्रमुखता से आज समाचार पत्रों ने छापी हैं, प्रकाशित की हैं, आपने बहुत ही खूबसूरती से और कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब और बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की है जिसमें उनका नाम है। हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों के नाम अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में शामिल हैं। ईडी ने सभी पर जमीन खरीद बिक्री मामले में आरोप तय किया है। सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। और रांची से दिवाकर कुमार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री उनकी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 5 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल। जी
देखिए, निश्चित तौर पर सरला हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से 2 महीने की जो समय सीमा थी वो पूरी होते के साथ ही ईडी ने चार्जशीट इस मामले में दाखिल कर दिया है और उसमें जो उनके सहयोगी है आर्किटेक्ट, जिनके मोबाइल से ये पूरा नक्शा बरामद हुआ था, ये जो जमीन खरीद का मामला है, करीब 8.46 एकड़ का ये लैंड है, बरियातू में पौस इलाके का ये लैंड है और इसके बारे में कहा जाता है कि जो जमीन इसकी खरीद बिक्री करने वाले लोग थे, जमीन के मालिक हैं और आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जो कि हेमंत सोरेन के करीबी भी बताए जाते हैं। तो इन तमाम लोगों पर ईडी ने कल चार्जशीट दाखिल किया है और इसमें इन 4 लोगों के हेमंत सोरेन के अलावा जो इस इलाके के बड़गांव जो सीओ का इलाका था, उस इलाके के जो राजस्व उप निरीक्षक थे भानु प्रताप, वो भी गिरफ्तार है, उनको निलंबित भी किया गया है, तो उन पर भी चार्जशीट दाखिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुश्किल है और ये बाकायदा इनके जो व्हाट्सएप के चैट है वो जो निकाले गए थे, उस व्हाट्सएप चैट के जरिए ये करीब जो 5000 पेज का ये दस्तावेज है, आरोप पत्र जो अभियोजन पत्र दाखिल किया गया है, तो उसमें तमाम तरह की चीजें रखी गई कि किस तरह से इस जमीन की जमाबंदी की गई है, किस तरीके से इस जमीन को गलत तरीके से पहले इसका रसीद काटा गया, उसके बाद उसका म्यूटेशन किया गया और बाद में जब लगा कि मामले में वो गिरते जाएंगे तो उस मामले में फिर जमाबंदी को रद्द किया गया। तो कई तरह की चीजें इस जमीन में पिछले 1 साल के अंदर में घालमेल किया गया है और लगातार ये आ रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है और उसके बाद जब ईडी ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की है और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला पाया है, उसके बाद कल ये चार्जशीट दाखिल की गई है। जी दिवाकर, हमने देखा था कि हेमंत सोरेन को भी कई बार समन भेजे गए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी 1 फरवरी से वो न्यायिक हिरासत में है और 60 दिन पूरे हो चुके हैं। ईडी को चार्जशीट दाखिल करनी थी और लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है और क्या हेमंत सोरेन से सभी मामलों में, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी मामलों में पूछताछ हो चुकी है? देखिए, निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन फिलहाल यहाँ के होटवार जेल में बंद है और लगातार ईडी की ओर से करीब 9 सम्मन उनको दिए गए थे, हालांकि 2 बार। उसके बाद दिल्ली में किस तरह से आप देखे थे कि वो सीएम आवास से फरार हो गए थे और उसके बाद इस तरह की तमाम तरह की चीजें मीडिया में आई थी, अटकलों का बाजार गर्म हुआ था कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो कई तरह के जो काम है, जो कह सकते हैं अवैध, यहाँ पर उन पे कई और भी आरोप। जी दिवाकर, हमको लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल करी है जिसमें हेमंत सोरेन का नाम है, साथ ही साथ 5 अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। और अब बात करेंगे कारोबार की। तो 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने के बाद आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है। नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत होने के साथ देश में बहुत सारे नियमों में भी बदलाव हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आज से कौन-कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वित्त वर्ष 2023 और 24 खत्म हो चुका है और आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं अप्रैल 2024 से कौन से फाइनेंशियल नियमों में बदलाव हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 यानी आज से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आपने 31 मार्च 2024 तक फास्टैग केवाईसी को अपडेट नहीं कराया है तो इस महीने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव कर देगी। इसका मतलब है कि अगर फास्टैग में बैलेंस है तब भी उसके जरिए भुगतान नहीं होगा। एनएचएआई ने फास्टैग केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन भी 31 मार्च 2024 रखी गई थी। अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक आपने नहीं किया है तो पैन नंबर रद्द हो जाएगा, यानी कि पैन का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए यूजर को 1000 रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल 2024 से ईपीएफओ के नियमों में भी बदलाव हुआ है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस महीने से नया नियम लागू किया है। इस नियम के मुताबिक अब नौकरी चेंज करने के बाद पीएफ अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी। वहीं जिन यूजर्स के पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है उनको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो गया है। अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करते हैं तो आज से रेंट पेमेंट पर आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा।
कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर ये नियम 1 अप्रैल से मान्य हो जाएगा, तो वहीं कुछ पर 15 अप्रैल 2024 के बाद से लागू होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में भी आज से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। IRDAI ने नियमों में बदलाव करते हुए सरेंडर वैल्यू के नियम को बदल दिया है। अब ग्राहक जितनी देर से पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, उन्हें उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी। 3 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको मूल्य से कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। वहीं 4 से 7 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़त हो सकती है। अगर टैक्स पेयर ने टैक्स रिजीम का सिलेक्शन नहीं किया है, तो 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन जाएगी, यानी कि करदाता को ऑटोमेटिक तौर पर नई कर व्यवस्था के नियमों के मुताबिक ही टैक्स का भुगतान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और श्यामा मिश्रा मुंबई से जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्यामा, सुप्रभात। देखिए, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है, कई बड़े बदलाव आने जा रहे हैं, चाहे वो आप इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तमाम सारे सेक्टर्स में कई बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। जी देखिए शैला, अगर हम बात करें जिस तरीके से हम अंतरिम बजट देख चुके थे, उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि आज से एक नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, न्यू फाइनेंशियल कैलेंडर, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। तो कई सारी चीजों का बदलाव हम देखने वाले हैं आज से। कल कई सारे बैंक, कई सारे ऑफिसेज देर रात तक काम कर रहे थे क्योंकि ईयर खत्म हो रहा था। आज से न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट लागू हो जाएगा। अगर कोई चाहता है ऐसे कि उन्हें पुराना टैक्स रेजिम अपनाना है, तो उन्हें बताना होगा, ये नोटिफाई करना होगा। इसके अलावा या तो अन्यथा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से सभी जगह न्यू टैक्स रेजिम लग जाएगा। हम और आप अमूमन जो टोल से गुजरते हैं, फास्ट टैग लगा के गुजरते हैं अपने गाड़ी में, फास्ट टैग को अब KYC करवाना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपके फास्टैग में टोल्स के ऊपर में आपको दिक्कत आ सकती है, दुगना भी आपको भरना पड़ सकता है। इसके अलावा EPFO, उसमें जॉब ढूंढना, जॉब ट्रांजिशन करना वो ज्यादा इजी हो जाएगा। और साथ ही NPS की अगर हम बात करें तो वो भी अब एक तरीके से डिजिटलाइज हो जाएगा, उसमें भी कई सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। EPFO की भी बात कर रही थी मैं कर रही थी। जिस तरीके से जब आप जॉब चेंज करते हैं या कोई भी इंडिविजुअल जॉब चेंज करता है, उसे EPFO को नोटिफाई करना पड़ता है या उसे अप्रोच करना पड़ता है कि अब उसके नए एम्प्लॉयर के पास में उसके जो प्रोविडेंट फंड है वो उसे ट्रांसफर कर दिए जाएं। अब ये दिक्कत नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और डिजिटली हो जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंसेस जब हम बात करते हैं तो उसे भी डिजिटलाइज इशू करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। आप लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस की बात कर ले, वो सभी इंश्योरेंसेस को डिजिटली अब अप्रूव करना या तो उसे जो एक तरीके से देना होता है, प्रदान करना होता है, वो डिजिटली अनिवार्य होगा। इसके अलावा हम कई सारे क्रेडिट कार्ड्स में भी चेंजेस देख रहे हैं। SBI भी अपने जो AMC होता है उसमें 75 रुपए प्लस GST के हिसाब से पैसे बढ़ा रहा है। क्रेडिट कार्ड्स को लेके लोग लाउंज एक्सेस भी करते हैं एयरपोर्ट्स पे, उस पर भी कई सारी बदलाव लाई गई हैं। एक्सेस में, लाउंज एक्सेस में या कितना प्रति साल खर्च करते हैं, प्रति साल कितना AMC भरते हैं, उसमें भी कई सारे बदलाव आने के आज से हम देखेंगे। तो कुल मिला के नई सुविधाएं भी आ रही हैं और साथ ही जो पुराने जो बदलाव है, पुरानी चीजें हैं, वो यहाँ पर बदलती हुई दिख रही है, जिसके लिए न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा भारत एक तरीके से सज्ज है। जी श्यामा, तो इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नया वित्तीय वर्ष आज से शुरू हो गया, आज 1 अप्रैल 2024 है और नए वित्तीय वर्ष के साथ नई सुविधाएं जिस तरीके से कहा आपने वो तो आएंगी, साथ ही साथ कई नियमों में बदलाव भी होंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए श्यामा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबरें खेल जगत से। तो आज से नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है, नए नियम आए हैं और वित्त मंत्रालय की ओर से एक्स पर कहा गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए कर व्यवस्था से जुड़ी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल से इनकम टैक्स स्लैब में कोई नया बदलाव नहीं आ रहा है। आपको बताएं, धारा 115 BAC
क्लॉज 1A के तहत नई कर व्यवस्था को वित्त अधिनियम 2023 में पुरानी कर व्यवस्था छूटों के बिना की तुलना में पेश किया गया था। नई कर व्यवस्था कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए लागू है। यह वित्तीय वर्ष साल 2023-24 से डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है और इससे संबंधित निर्धारण वर्ष 2024-25 है। नई कर व्यवस्था के तहत कर की दरें काफी कम है। हालांकि पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं मिल सकता है। नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था है। हालांकि करदाता पुरानी या नई व्यवस्था को चुन सकते हैं जो उन्हें फायदेमंद लगती है। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प अब उपलब्ध है। बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कर व्यवस्था चुनने का विकल्प भी होगा, तो वे एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था चुन सकते हैं और इसके विपरीत भी। तो ये तो थी नई कर व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। राजस्थान की टीम 2 मैच में 2 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, तो वहीं मुंबई की टीम 2 मैच में 2 हार के साथ 10वें स्थान पर। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग को 20 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। यानिक सिनर ने ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर मायामी ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। सिनर ने दिमित्रोव को 6-3, 6-1 से मात दी। ये पहला मौका है जब सिनर ने मायामी ओपन जीता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और मैन सिटी के बीच खेला गया मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के बाद आर्सेनल की टीम दूसरे स्थान पर रही, वहीं मौजूदा चैंपियन सिटी तीसरे स्थान पर है। लिवरपूल की टीम ने प्रीमियर लीग में सप्ताह का अंत शीर्ष रहते हुए किया। लिवरपूल ने ब्राइटन को 2-1 से मात दी। ओलंपिक की तैयारी में जुटे पेरिस में ईस्टर का पर्व भी ओलंपिक से अछूता नहीं रहा। शहर की मशहूर चॉकलेट स्टोर्स ने ईस्टर के लिए ओलंपिक थीम के चॉकलेट एग्स तैयार किए। और अब खबरें सिने जगत से। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म शू बाइट कभी रिलीज नहीं हो पाई। सुजीत सरकार के निर्देशन में बनी ये फिल्म विवादों के चलते इतने वर्षों में सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में निर्देशक ने हाल ही में इस फिल्म के रिलीज होने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी राजदूत एरिक ब्रासिटी ने शाहरुख खान से कुछ दिनों पहले हुई मुलाकात की यादें ताज़ा की हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि देश भर में शाहरुख खान के लिए कितना प्यार है। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपकमिंग पीरियड ड्रामा हीरा मंडी द डायमंड बाजार को लेकर कहा है कि फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने वास्तविकता लाने के लिए असली पुराने आभूषणों और कपड़ों का इस्तेमाल किया। एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म क्रू के लिए काफी सराहना मिल रही है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उन्हें भारतीय लड़के क्यों पसंद हैं। सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में विशाल मिश्रा के कंसर्ट में पहुंची थी, जिस पर उन्होंने रिएक्शन दिया है। सोनाक्षी ने अपने दोस्त और सिंगर विशाल मिश्रा की तारीफ की और कहा कि बचपन में किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के म्यूजिक कंसर्ट के बाद वो अब बॉलीवुड गायक के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। सोनू सूद अपने आने वाली फिल्म फतेह के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसे उन्होंने एक जबरदस्त एक्शन फिल्म बताया है। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के वेल्स बीच पर हो रही सर्फिंग प्रतियोगिता की झलकियों के साथ। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जो सर्फिंग ये जो हो रही है सर्फिंग, उन झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।